वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं, जो हमने एक सीरीज चालू किया था एनसीईआरटी का। आप लोग वीडियो को पे पूरा बने रहिए, हम हर एक कोर्स को बखूबी पूरा करेंगे, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा तीसरा क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज में देखते हैं कि क्या है आगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था औपनिवेशिक क्या युग कहते हैं। अब आगे बुक में बोलता है कि औपनिवेशिक क्या होता है, कि औपनिवेशिक आखिर है क्या। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। क्या किया? जो यहाँ के पहले नवाब थे, जो यहाँ के राजा थे, उनको दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रित स्थापित किया। अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, ताकि अपना खर्च निकल सके। उसके लिए उन्हें क्या किया? टैक्स को लागू किया। अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, जैसे नील वगैरह था, नील, जूट, ये सब खेती ज़बरदस्ती करवाया गया हम लोगों से, ताकि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आसान कर सके, ठीक है। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीका में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। मतलब कोई दूसरा देश अगर दूसरे देश पे जाके उसका सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वो सामाजिक अर्थव्यवस्था को बदल दे, तो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है, ठीक है। तो आगे है कि लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कोई अतीतों का केंद्रित नाम दिया गया। मतलब जितने भी समुदाय थे, सबने इसको अलग अलग तरीके से स्वीकारा था। जैसे हम जानेंगे कि हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार किस किस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि वह कौन कौन से सोर्स का यूज कर रहे हैं इतिहासकार लिखने के लिए। तो बगल में एक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट को देखेंगे कि सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना की जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास किया गया था। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार थे। बम्बई से क्या मिला, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सोने की सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिकों जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची से क्या हुआ कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोहियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में थे। विशाखापट्टनम में क्या हुआ था कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए, जिससे परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए, क्योंकि बहुत से सिपाही में भी बदलाव का गुण था। आगे देखते हैं, चैप्टर में बोलता है कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड
इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन था होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजें को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह ध्यान किया जा सकता था और इन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। अंग्रेज को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों की अभिलेख कक्ष भी बनवा रखा था। यह अभिलेख कक्ष वह कक्ष होता था जहां अंग्रेज अपना लेखा जोखा की सारी चीजें रखा करते थे। ठीक है। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आज भी रिकॉर्ड रूम है जहां से, ठीक है, किसी प्रकार की ऐतिहासिक चीज हम अपने से जुड़ी निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, याद रखिएगा, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे ताकि दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। आगे है कि 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। बहुत से नोट आपको, जाइएगा कभी संग्रहालय जैसे कलकत्ता में है, पटना में है, तो देखने को मिल जाएगा। ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसर द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। ये सब तो छोड़िए, आप जिस छोटे से क्लास में हैं, अपने स्कूल का प्रधानाध्यापक का ऑफिस जाइएगा, वहाँ क्या देखिएगा कि जस्ट जहाँ प्रधानाध्यापक बैठते होंगे उसके ऊपर एक बोर्ड लगा होगा और उस बोर्ड में प्रधानाध्यापकों की सूची होगी कि कौन सा प्रधानाध्यापक कब आए, कब तक रहे, वो सारी सूची, अभी कौन है वो भी होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह दस्तावेज है जो बताता है कि कौन आए, कौन गए, कितने दिन रहे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। आगे है कि जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे ताकि सुरक्षित रखा जा सके। इससे पता चलता है कि अंग्रेज की सोच में इन संस्थानों की कितना भारी महत्व होगा। सोचिए, जब नई दिल्ली को निर्माण किया गया तो जो संग्रहालय था, अभिलेखागार था, वो वायसराय के घर के एकदम बगल में रखा जाता था। वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होगा। आगे है कि उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। बोला था जो ये लिखा करते थे इन दस्तावेजों को, उसे खुश नवीसी कहते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि माहिर लिखते थे। खुश नवीसी या सुलेख नवीसी, देखिए दो नाम है, खुश नवीसी या सुलेख नवीसी। ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते थे। ये कलाकार हुआ करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी में फैलने लगी थी। इन तकनीकों के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयां के दस्तावेज के कई प्रति या प्रतियां बनाई जाने, मतलब जेरॉक्स होने लगा था। ठीक है, आगे देखेंगे कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्या है। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए
बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। सोचिए इस सर्वेक्षण कितना खतरनाक रहा होगा। हमारे हर एक बेसिक चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया। अंग्रेज की राय में किसी इलाके का शासन अंग्रेज की राय में किसी इलाके का शासन चलने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना, सोचिए कि उस समय, ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होना चालू हो गया था, लगभग 1870 के समथिंग में। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके में व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, है ना। तो ये सारे चीज, इतना जानकारियां इकट्ठा किया जाता था कि हर एक चीज पे आसानी से भविष्य में राजस्व लगाया जा सके, इसलिए, ठीक है। नीचे दिखाया गया है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। हम अपने तरफ से बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कमी लगे तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखें ताकि उसमें सुधार किया जा सके, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।